एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एक अगर सॉल्व कर लेते हैं या आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। तो पहला जो काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो है डिफाइन रिसर्च एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इन हेल्थ साइंस। रिसर्च क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ साइंसेज में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं। तो रिसर्च है क्या एग्जैक्टली? सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कि की जाती है न्यू फैक्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने के लिए और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वेरीफाई करने के लिए। रिसर्च एक्चुअली नाम भी अगर हम पढ़ें तो लिखा है रिसर्च, दोबारा से सर्च करना। कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, उसको आप कह सकते हो ऑनलाइन, कुछ आर्टिकल्स में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है। बट जैसे बुक है, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं उसका रिवाइज एडिशन आता है ना, तो ऑलरेडी बुक तो बनी बनाई है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि अच्छा पहले ये हमने निकाला हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, रिसर्च किया और फिर इन्फॉर्मेशन ऐड करते गए। ठीक है। अच्छा, मैं डिटेल में बहुत समझाने नहीं वाली हूँ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं सिर्फ आंसर्स किस तरीके से देने हैं और क्या पैटर्न होना चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ सो दैट इन केस आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बता दिया रिसर्च क्या है, डेफिनेशन मांगी थी वो दे दी, इजी सिंपल। एंड ऑब्जेक्टिव्स मांगे थे रिसर्च के, तो उसमें हमने बता दिया कि पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लिनिकल आउटपुट्स इम्प्रूव हो सकते हैं, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसेस डेवलप हो सकती हैं, कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीजेस आइडेंटिफाई हो सकते हैं, फिर हमारी जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है वो कितनी इफेक्टिव है वो इवेलुएट हम कर सकते हैं, नई नॉलेज को हम जनरेट कर सकते हैं टू बी यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर कर। फिर हमने पूछा है अगला क्वेश्चन था रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफरेंस बताओ। तो रिसर्च मेथड्स अलग चीज़ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग चीज़ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी सेम ही बात है, एक ही तो बात है, मेथड हो या मेथोडोलॉजी। बट जो मेथड्स हैं वो क्या है, टेक्निक जो कि यूज करी गई है कलेक्ट करने में डेटा को, और जो मेथोडोलॉजी है वो एक साइंस है कि हम ठीक मेथड को चूज कर पाए, कि कौन सा मेथड किस स्टडी पे लग पाएगा। देन रिसर्च मेथड्स कंसर्न होते हैं विद हाउ द रिसर्च इज डन, मेथोडोलॉजी इज कंसर्न विद व्हाई एंड विच मेथड। ठीक है, मेथोडोलॉजी में क्यों करना है और कौन से मेथड से करना है, मेथड्स में कैसे करना है। ठीक है, मेथड्स का एग्जांपल हो गया क्वेश्चनर फॉर्म में करें, टेस्ट फॉर्म में करें। मेथोडोलॉजी में लॉजिक, असम्पशन और डिजाइन पर डिपेंड करता है सारा, कि रिसर्च डिजाइन कैसा है, उसमें लॉजिक क्या लगेगा, असम्पशन क्या लगेगी। फिर मेथड्स आर प्रैक्टिकल इन नेचर, मेथोडोलॉजी जो है वो थ्योरेटिकल या फिर एनालिटिकल होती है। ठीक है, फिर अब शॉर्ट नोट लिखना है टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, तो हमने हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसमें हमने स्टेट कर देनी है बेसिक रिसर्च होती है अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर वो उसमें होता क्या है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ वन लाइन में एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आप चाहो तो डिटेल्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समझो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ नेम्स लिखना है। ठीक है, समझो कि 10 मार्क्स का है, तो आपने नेम के साथ प्लस कर देना है उसका एक्सप्लेनेशन। समझो कि 15 में आ गया, तो एक्सप्लेनेशन को आपने बड़ा कर देना है। तो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कंटेंट सेम रहेगा, उसके अंदर मटेरियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगला है रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी क्यों है। तो रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है पहले हम वो डिफाइन कर देंगे, कि इट इज़ अ क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज एन इशू और गैप दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसको क्यों क्लियरली डिफाइन करना है। तो पहले तो वो गाइड करती है हमें किस डायरेक्शन में जा रही है स्टडी, फिर हेल्प करती है कि हम उसका ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस सब कुछ फॉर्मुलेट कर पाए। रिसर्च प्रॉब्लम से तो हम लोग ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। फिर
गलत या खराब रिसर्च नहीं होने देगा। अगर रिसर्च प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे एंड हमारे जो रिजल्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो बेटर होगी। एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, गुड रिसर्च डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, हमने सिंपल भाषा में बता दिया है कि ये होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। अगर हमसे डिटेल में पूछा जाता तो हम डिटेल में बताते। सेम डिपेंड करता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है या 15 मार्क्स। 10 मार्क 5 मार्क्स का है, नाम काफ़ी है, 10 है तो आगे एक्सप्लेन कर दो ये क्या क्या है, 15 में आप थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस है क्या? इट इज़ अ टेंटेटिव असम्पशन या फिर प्रोडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब कितने टाइप के हैं हमने वो भी बता दिया, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्शन या फिर नॉन डायरेक्शन। सैम्पलिंग डिफाइन करो और मेंशन करो कोई भी 4 ऐसे क्राइटेरिया जो एक गुड सैंपल के हैं। तो हमने सैम्पलिंग डिफाइन किया है यहाँ पे। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव सबसेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अब क्राइटेरिया क्या है गुड सैंपल का? रिप्रेजेंटेटिवनेस, एडिक्वेट सैंपल साइज, रैंडम सिलेक्शन एंड रिलायबिलिटी। अब सेक्शन भी आ जाते हैं जिसमें हम थोड़े से मीडियम आंसर क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड सूटेबल एग्जांपल। अलग अलग कौन से टाइप, कितने टाइप के रिसर्च है और रिसर्च का डिजाइन है और उसका कुछ एग्जांपल बता दो। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन होता क्या है पहले तो ये बता दिया हमने। उन्होंने वैसे पूछा नहीं था हमसे डिफाइन करने को, लेकिन वन लाइनर बिफोर स्टार्टिंग हमने दे दिया कि रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट या फिर फ्रेमवर्क होता है कोई भी रिसर्च स्टडी। ठीक है, अब हमने टाइप्स बता दिए, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, कासी एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। अब हमने इन डिजाइन को आगे एक्सप्लेन किया विद सुटेबल एग्जांपल्स कि जैसे ये जो है डिस्क्रिप्टिव वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है, जैसे कि लोअर बैक एक की कितनी प्रेवलेंस है। फिर एनालिटिकल डिजाइन जो है वो एसोसिएशन एग्जामिन करता है, एग्जाम्पल भी मांगे थे हमसे तो हमने एग्जाम्पल दिए कि जैसे पॉस्चर वर्सेस नेक पेन। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन कि एक्सरसाइज बेटर है या किसी भी कंडीशन में। फॉर एग्जांपल हम सर्वाइकल की बात करते हैं कि एक्सरसाइज बेटर है या फिर नॉन एक्सरसाइजिंग बेटर है। ठीक है, ऐसे। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है? एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस। नॉन प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने समझा दिया। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है? सिंपल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिस्फाइड सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक होती है एंड क्लस्टर होती है। वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल या फिर कोटा सैम्पलिंग होती है। दीज आर द टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एंड ये टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाली। एक्सप्लेन मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन रिसर्च। अब मेजरमेंट इज असाइनिंग नंबर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मेजरमेंट की क्या स्केल्स है? नॉमिनल स्केल यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। स्केलिंग के लिए हम लोग लिंकर्ट, वैस, रेटिंग स्केल या फिर न्यूमेरिकल स्केल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च। प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी किस फॉर्म में? क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल। सेकेंडरी किस फॉर्म में? मेडिकल जर्नल, बुक्स या फिर ऑनलाइन डेटाबेसेस। अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं तो बहुत फास्ट फास्ट चल रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमें तो समझ ही नहीं आया, कुछ कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट्स में बोल सकते हो, मैं स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल। अब स्टेप्स क्या है? उन्होंने जब स्टेप्स मांगे हमसे, हमने सीधा स्टेप्स की बात करी। आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च प्रॉब्लम की को आइडेंटिफाई करना है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पहले तो एक प्रॉब्लम है क्या उसके बारे में बात करेंगे। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑलरेडी उस रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या वर्किंग हो रखी है, क्या क्या रिसर्चेज हो रखी हैं, जो लिटरेचर्स अवेलेबल हैं आर्टिकल्स में, बुक्स में, वो पढ़ना। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या क्या है। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन।
फिर रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्शन, कि भाई हमने ये रिसर्च करनी है, उसमें कौन सा डिज़ाइन बेस्ट सूट करेगा। फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन कौन सा सूट करेगा। फिर हमने डेटा कलेक्ट करना है, जो डेटा सारा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना है। अब उस एनालाइज डेटा से हमें रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने हैं, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बाद हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है और उस डेटा को पूरा अच्छे तरीके से रिसर्च को पूरा प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ नाम दिए हैं स्टेप्स के, आप चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। डिस्क्राइब क्वेश्चनियर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनियर मेथड को डिस्क्राइब करना है। फिर उसके हमें एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज और प्रिकॉशन। तो क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस होता है। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम बचता है, इजी टू एडमिनिस्टर एंड लार्जर सैंपल्स के लिए सूटेबल भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लो रिस्पॉन्स रेट हो सकता है, लो हो सकता है, जैसे कि समझो हम व्हाट्सएप पे ही आजकल भेज देते हैं कि गूगल फॉर्म भर देना, वो क्वेश्चनियर मेथड है। ठीक है, अब हो सकता है कि लोग रिस्पॉन्ड ही ना करें। ठीक है, आप तो सामने खड़े नहीं हो, आपने तो फ़ोन से भेज दिया, फिर मिस इंटरप्रेट हो सकता है, भाई किसी को कुछ क्वेश्चन समझ ही ना आया, उसने कुछ गलत भर दिया हो, और कोई क्लैरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती है उसमें। प्रिकॉशंस क्या लेनी है, सिंपल लैंग्वेज में जितना लिखोगे उतना अच्छा, इंस्ट्रक्शंस क्लियर दोगे उतना अच्छा, सीक्वेंस जो है क्वेश्चंस का वो लॉजिकल होना चाहिए, पेशेंट जो भी बंदा भर रहा है उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ अच्छा ये पूछा, ये इसके रेलेवेंस में पूछा है। एंड अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो। Discuss processing and analysis of data, add a note on measures of central tendency and dispersion। अब हमसे पूछा है कि डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करो और डेटा एनालिसिस के बारे में बात करो, सबसे पहला पार्ट। तो हमने बता दिया कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। डाटा एनालिसिस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इंटरफेरेंशियल एनालिसिस, इस बारे में हमने बात कर ली। अब हमसे पूछा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड होता है, सिंपल, एंड डिस्पर्जन में रेंज, मीन मीडियन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको आंसर दिया है, आप इसको डिटेल में समझा सकते हो। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये क्वेश्चन आए तो इसमें क्या क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, डिटेल में लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हमें हम यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सप्लेन करनी है, और हमें ओहो सॉरी, मैंने क्वेश्चन में आंसर डाल दिया है। Hypothesis testing is a statistical procedure to decide whether a hypothesis is accepted or rejected। hypothesis को हम hypothesis निकालते हैं, अब वो accept हुआ है या reject हुआ है, वो hypothesis testing से हमें पता लगता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं hypothesis, null या फिर alternate। ठीक है, इसके steps क्या हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन डिटेल, बस उन्होंने हमें इतना बता दिया। अब हमने अपने हिसाब से पहले उसका डेफिनेशन दिया, फिर हमने उसके टाइप बताए, फिर हमने उसके स्टेप्स बताए, और फिर हमने लिमिटेशंस की बात की। स्टेप्स क्या है, हमने हाइपोथेसिस स्टेट किया, फिर कितना सिग्निफिकेंट है वो चूज किया, फिर अप्रोप्रिएट टेस्ट चूज किया उसको देखने के लिए, फिर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया, फिर उसकी क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर किया, फिर उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए। अब लिमिटेशन क्या है कि सैंपल साइज पर डिपेंड करता है एक तो, फिर एरर्स बहुत हैं उसमें, पॉसिबल है कि एरर्स होते रहे, एंड 100% नहीं वो प्रूव करता है हाइपोथेसिस को। डिस्क्राइब रिसर्च एथिक्स इन डिटेल, एड अ ब्रीफ नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्च एथिक्स की बात कर लेते हैं डिटेल में, एंड क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री या फिर इन्फॉर्म्ड क्या कंसेंट क्या होता है। तो रिसर्च एथिक्स ये इंश्योर करते हैं कि बंदे को प्रोटेक्शन मिले और डिग्निटी मेंटेन रहे, मतलब कंसेंट फॉर्म बनाते हैं ना हम, आपको याद होगा, तो हम लोग ज़रूर उसमें मेंशन करते हैं कि आपका जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइवेट ही रहेगा, वो हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपने जो भी अपनी डिटेल्स डेटा हमसे शेयर किया वो हमारे पास ही रहेगा। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है एंड डुप्लीकेशन नहीं होती है अगर हम क्लिनिकल ट्रायल की रजिस्ट्री करवा लें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये होता है कि द पर्सन, जिससे भी पेशेंट बोल लो हमारी लैंग्वेज में, जिससे भी हम डेटा ले रहे हैं ना, उसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन रहती है बिकॉज ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वो चाहे तो बोल सकता है कि मैं आपकी रिसर्च में पार्ट नहीं लेना चाहता हूँ,
आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड उसी के अंदर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रिस्क या फिर बेनिफिट्स, तो द पेशेंट कैन डिसाइड इफ ही वांट्स टू बी अ पार्ट एंड राइट टू विदड्रॉ। वो चाहे तो मना कर सकता है कि सॉरी, मैं आपके इस रिसर्च का uh, नहीं पार्ट बन पाऊंगा। ठीक है, तो इट्स एंटायरली इन द पेशेंट्स हैंड। तो मैंने ये भी शॉर्ट में ही पॉइंट वाइज बताया है। पॉइंट वाइज इसलिए बताया है कि आप लोग अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओ एंड यू कैन यूज इट फॉर रिविजन एट द एंड मोमेंट। ठीक है, कुछ भी और डाउट्स हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।